हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 3B, जिसमें हम लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस पढ़ने हैं, उसके एक्सरसाइज को करने वाले हैं। एक्सरसाइज में मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कराऊंगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। ठीक है? हाँ, आज मैं थोड़ा सा धीमा बोलूंगा ताकि आप लोगों तक आवाज़ इतना बोलूंगा कि चला जाए, क्योंकि मेरे गले में एक्चुअली दर्द है। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि थोड़ा वॉइस रेस्ट लीजिए, लेकिन वॉइस रेस्ट मैं ले नहीं सकता, तो कम से कम धीरे बोलना है। ठीक है? इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मैंने वॉल्यूम आप लोगों के लिए बढ़ा दिया है। अगर सिलेबस की बात करें, चैप्टर नंबर 3B में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? तो एपिलेप्सी होता है, पार्किंसंस डिजीज होता है, अल्जाइमर्स डिजीज होता है, स्ट्रोक होता है और माइग्रेन होता है। मैं बोलूँगा सबसे पहली बात मैं बोलूँगा सबसे पहली बात आपको ये करना है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीएनएस सिस्टम से जुड़ा हुआ, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर्स है। ऐसे एग्जाम में सवाल काफ़ी बार एक दो सवाल आए हुए हैं जो पूछता है इसमें से कौन सा इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, कौन सा इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो आपको जवाब देना होगा कि भैया एपिलेप्सी, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, स्ट्रोक, माइग्रेन। पहला तरीके से सवाल ये बनेगा। दूसरा कि आपको हर एक डिजीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन आपको जरूर पता होना चाहिए, शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए कि एपिलेप्सी क्या होता है, पार्किंसंस क्या होता है, अल्जाइमर्स क्या होते हैं, स्ट्रोक क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है। तो एपिलेप्सी क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं मिर्गी, है ना। इसमें रिकरेंट सीजर्स आते हैं, लगातार झटके आते हैं, जिस वजह से क्योंकि ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना, क्या कहते हैं, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिस वजह से लगातार झटके वगैरह आते हैं, तो उसको एपिलेप्सी कहते हैं। राइट? हाँ, एक एक लाइन में बताना है। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? तो पार्किंसंस डिजीज में ट्रीमर्स होते हैं। ट्रीमर्स मतलब कपकपाना, बॉडी बहुत ज़्यादा कपकपाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। पार्किंसन के पेशेंट को देखिएगा तो बॉडी कपकपाते रहेगा एट रेस्ट, ट्रीमर्स एट रेस्ट। इसका मेन सिम्टम है कि रेस्ट में भी पेशेंट को ट्रीमर आते रहेगा, और इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, डोपामिन की कमी हो जाती है। राइट? मेन आपको क्या कहते हैं, तैयारी रखना है। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, किसी को पता है? बताइए। तो एल्जाइमर्स डिजीज में मेमोरी लॉस हो जाता है। वेरी गुड, मेमोरी लॉस हो जाता है, यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में कुछ बीटा एमाइलॉइड प्लेक वगैरह बनने लग जाता है, जिस वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। जैसे सैयारा मूवी पिछले कुछ दिनों पहले आया था, तो उसमें वही उस लड़की को क्या था, अल्जाइमर बीमारी थी, जिससे वो भूल जा रही थी सब कुछ। तो अल्जाइमर्स में मेमोरी लॉस होता है, याद रखना। स्ट्रोक को ब्रेन अटैक के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रोक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। एंड स्ट्रोक में होता क्या है, तो जो शरीर की नसें होती हैं ना, ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन, उसमें वो फट जाता है ना, वो फट जाता है बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो फट जाता है, या तो हेमरेज हो जाता है, या तो लीकेज हो जाता है ब्लड का, जिस वजह से या तो ब्लॉकेज हो जाता है, या तो ब्लॉकेज हो जाता है, यानी आपके ब्रेन में कहीं पे ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है, जिस वजह से ब्रेन सेल्स डेड होने लग जाते हैं, डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं, जिस वजह से आपका पैरालिसिस तक भी हो सकता है। माइग्रेन वन साइडेड हेड पेन इसका मेन है कि एक तरफा दर्द होता है। बाकी माइग्रेन अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में दर्द होता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन माइग्रेन इज ऑल अबाउट हेडेक। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है। ठीक है? हाँ, तो बताओ भाई, कितने लोग वन एक एक लाइन में आपने डिजीज को समझ गए कि हाँ भाई इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो ये एक्सरसाइज का सबसे पहला पड़ाव है कि आपको हर एक डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है? हाँ, पूरे थेरेपेटिक्स में हर डिजीज के बारे में आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए, ताकि एक शॉर्ट रिवीजन आपका एक्सरसाइज के माध्यम से शॉर्ट रिवीजन भी होता है। जैसे आज आप लोगों का फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। कितने बजे है? शाम 5 बजे। अकॉर्डिंग टू में आप कम से कम 250 बच्चे टेस्ट देने चाहिए। शाम 5 बजे टेस्ट है, और इसका डिस्कशन रात में कितने बजे होगा? इसका डिस्कशन आपके रात के 9 बजे होने वाला है। और आज मैं लाइव डाउट सेशन भी लूँगा 9:30 बजे। 9:30 PM पर लाइव डाउट सेशन भी लूँगा ऐप पर, यानी 9 PM पर आपका इसका डिस्कशन होगा, यूट्यूब पर लाइव डिस्कशन होगा, एंड 9:30 PM पर आपका
मैं आपका लाइव डाउट सेशन लेने वाला हूं जिसमें आपको चीज़ें गाइड करूंगा। तो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंस है। आप टेस्ट के लिए पूरा लेक्चर रिवाइज नहीं कर सकते हो, मैं समझता हूं, क्योंकि 15-20 लेक्चर है, 15-17 लेक्चर है, नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकते हो, कर लेना, प्लस एमसीक्यू के लेक्चर्स, एमसीक्यू का जो स्पेशल लेक्चर होता है ना, उसको रिवाइज कर लेना। आप टेस्ट देना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप टेस्ट में 60 to 70% प्लस स्कोर करोगे। माना आपका 100% रिवीजन नहीं हुआ, लेकिन 60 से 70% तो रिवीजन हुआ है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ तो हो। इसलिए सब लोग एक्सरसाइज और एमसीक्यूज को रिवीजन करके आप लोग शाम के 5 बजे आज टेस्ट दीजिएगा। मैं बहुत बेहतरीन 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है, और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, आसान नहीं बोलूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड है और आसान भी है, अगर थोड़ा सा भी रिवीजन कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एपिलेप्सी किसके द्वारा कैरेक्टराइज, एपिलेप्सी में क्या होता है, लक्षण क्या है, सडन एंड रिकरेंट सीजर्स, सीजर्स मतलब होता है झटके लगना, अचानक से और लगातार झटके आना, क्रोनिक फटीग या सडन लॉस ऑफ मेमोरी या सीवियर हेडेक। तो याद रखना एपिलेप्सी मतलब मिर्गी होता है, मिर्गी में आपका रिकरेंट सीजर्स आते हैं। तो एक लाइन आपको याद रहेगा, तो यहां से सवाल बनाना, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब दे दिए। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एईडीज यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एईडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एंटी है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज स्पेसिफिकली यूज टू ट्रीट एब्सेंस सीजर, एब्सेंस सीजर को ट्रीट करने के लिए कौन सा यूज होता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फाइनिटोइन, लेमोटिग्रिन, इथोसक्सीमाइड या तो टोपिरामेट, बताइए। तो मैंने आपको फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग का लिस्ट दिया था कि भाई फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, जैसे आपका जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए क्या क्या है, आपका एब्सेंस सीजर के लिए क्या क्या है, मायोक्लोनिक के लिए कौन कौन सा है, एटोनिक के लिए कौन कौन सा है, फिब्राइल सीजर्स के लिए क्या है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए क्या क्या है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो हर जगह हो रहा है। जैसे देखो वेलप्रोएट, वेलप्रोएट हर जगह है, वेलप्रोएट यानी वेलप्रोइक एसिड। कई बार ऐसे भी सवाल आता है इसमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो वेलप्रोएट एक बहुत कॉमन ड्रग है, वेलप्रोएट हो गया, फाइनिटोइन हो गया, इथोसक्सीमाइड हो गया, ये कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जिसको आपको याद रखना है, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं, यानी एंटी एपिलेप्टिक मतलब है एपिलेप्सी को ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे एब्सेंस सीजर में पूछा हुआ है कि कौन सा फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, आप सेकेंड चॉइस और अल्टरनेटिव नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में आपको याद रखना है कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में कार्बामेजापिन और फाइनिटोइन होता है, जबकि एब्सेंस सीजन में वेलप्रोएट और इथोसक्सीमाइड होता है। बाकी आपको याद रखना है कि लगभग में आपको क्या है, वेलप्रोएट है एंड एक डाइजीपाम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एब्सेंस सीजर पूछा गया है, एब्सेंस सीजर में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, तो एब्सेंस सीजर में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग दो ही ड्रग होता है, एक वेलप्रोइक एसिड, दूसरा वेलप्रोएट जिसको हम लोग कहते हैं, और एक होता है इथोसक्सीमाइड। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, इथोसक्सीमाइड, राइट, इथोसक्सीमाइड आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट डेफिशिएंट इन द ब्रेन्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज पेशेंट। पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का सबसे ज़्यादा कमी हो जाता है, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन या ग्लूटामेट। हमने बताया था पार्किंसंस डिजीज का मेन सिम्टम है ट्रिमर्स एट रेस्ट, ट्रिमर्स एट रेस्ट यानी बॉडी कपकपाना, पूरा मुंडी हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, रेस्ट में भी ट्रिमर्स होते रहेंगे, एंड बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, डोपामिन की कमी हो जाती है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये 3 बातें आपको पार्किंसंस के बारे में याद रख लो, ऑब्जेक्टिव ज्यादातर बनता है तो यहीं से। क्या क्या, ये पहला इसका सिम्टम क्या है, ट्रिमर्स एट रेस्ट, दूसरा क्या, डोपामिन की कमी हो जाती है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, लीवोडोपा, लीवोडोपा जो कि प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन है। एंड लीवोडोपा को किस कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। यू नो व्हाई लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा क्यों दिया जाता है, क्योंकि कार्बिडोपा की वजह से लीवोडोपा जल्दी ब्रेक नहीं होता, अवेलेबल रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये 4 लाइन याद रख लो, पार्किंसंस डिजीज से आपके एग्जाम में सवाल गलत नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हाँ अच्छे एग्जाम में मैं देखा हूँ यही 4 लाइन से सवाल आते हैं। बताओ भाई क्या
पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, तो डोपामिन की कमी हो जाती है, आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड। अगेन देख लो, अब कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, कह रहा इट इज अ प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। यस, ये एक नर्वस सिस्टम, खास करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी है। दैट अफेक्ट्स मूवमेंट, ये आपके मूवमेंट को अफेक्ट करता है। नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन कॉज डोपामिन लेवल टू ड्रॉप, क्योंकि डोपामिन का लेवल, किसका लेवल ड्रॉप हो जाता है, डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, इसलिए यहाँ नर्व सेल डैमेज होने लग जाते हैं। एंड पार्किंसंस ऑफन स्टार्ट्स विथ अ ट्रिमर इन वन हैंड, ये स्टार्ट होता है एक हाथ में थरथरी से, धीरे धीरे पूरे बॉडी में हो जाता है। अदर सिम्टम्स आर स्लो मूवमेंट, जैसे मूवमेंट स्लो होना, स्टीफनेस आना, लॉस ऑफ बैलेंस होना। ऑल थ्रू दिस डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड, पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि नर्व सेल डैमेज हो रहा है, कभी भी नर्व सेल वापस से बन नहीं सकता है, यह नियम है नर्व सेल का, क्योंकि उसमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे हाँ, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, बट मेडिकेशन माइट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिम्टम, इसके सिम्टम को इंप्रूव भले कर सकते हैं कि ज़्यादा ट्रिमर्स नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका ब्रेन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरो नर्व सेल होते हैं जो कि डिजेनरेट कर जाते हैं, जिस वजह से डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। चलो, अब अगला सवाल देखो, यहाँ से पूछा गया है, आप लोग जवाब देना। ऋतिक कुमार जी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ डायरेक्ट प्रिकर्सर टू डोपामिन एंड इज कॉमनली यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज। बताओ भाई, इसमें से कौन सा डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ डायरेक्ट प्रिकर्सर टू डोपामिन, डोपामिन का डायरेक्ट प्रिकर्सर है एंड इज कॉमनली यूज्ड इन द पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज में इस्तेमाल होता है। लीवोडोपा, सेलेजिलिन, एमेंटेडिन या फिर क्या कहते हैं, बेंजट्रोपिन। तो जवाब क्या हो जाएगा आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट प्रिकर्सर टू डोपामिन, तो आंसर हो जाएगा लीवोडोपा। क्या हो जाएगा आंसर, लीवोडोपा, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया, लीवोडोपा है ना, लीवोडोपा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, तो अल्जाइमर में मेमोरी लॉस, साइजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन, ये सब याद रखना, मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल या सीजर्स। तो भैया अल्जाइमर में मेमोरी लॉस, याददाश्त की बीमारी है भाई, चीज़ें भूलने लग जाता है लोग, है ना, मेमोरी लॉस। तो ये भी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो डिस्ट्रॉय करता है आपकी मेमोरी को एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन। कॉमन कॉज ऑफ एडी इज डिमेंशिया, डिमेंशिया होता है, पहले एमनीसिया होता है यानी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, धीरे धीरे डिमेंशिया और उसके बाद अल्जाइमर्स हो जाता है। इट इम्पेयर्स द मेमोरी, आपके मेमोरी को इम्पेयर करता है, एंड एबिलिटी टू लर्न, लर्न की एबिलिटी को भी कमजोर करता है, रीजनिंग, जजमेंट, कम्युनिकेशन, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को भी हैम्पर करता है। डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने इस बीमारी का नाम दिया था अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। और ब्रेन में बीटा एमाइलोइड प्लेक नाम से जमा होने लग जाता है, जिस वजह से आपका मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 5 हो गया। अब छठा नंबर है, देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज द हॉलमार्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज का सिम्टम कौन सा है, सिम्टम हॉलमार्क यानी कि एकदम उस, कैसे पहचानोगे आप पार्किंसंस को, सीजर्स नहीं, सीजर्स है एपिलेप्सी का, यानी झटके आना, वो मुर्गी में होता है। ट्रिमर्स एट रेस्ट, हाँ, ट्रिमर्स मतलब कपकपाना, यस, रेस्ट में भी हाथ पैर वगैरह बॉडी वगैरह कपकपाते रहेगा, तो वो कंडीशन पार्किंसंस को दिखाता है। हाइपर एक्टिविटी नहीं, विजुअल हेल्यूसिनेशन नहीं, आंसर हो जाएगा बी, ट्रिमर्स एट रेस्ट, ट्रिमर्स एट रेस्ट, राइट। हाँ, चलो नेक्स्ट है, स्ट्रोक इज डिफाइंड एज, स्ट्रोक को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, स्ट्रोक इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का इन्फेक्शन, ट्यूमर ऑफ ब्रेन, ब्रेन का ट्यूमर, या तो सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, या तो डीजेनरेटिव डिजीज। मैंने स्ट्रोक के बारे में बताया था कि ब्लड सप्लाई किसी वजह से इंटरप्ट हो जाता है, कई बार हो जाता है हेमरेज, नस फट गया, हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज इसको कहते हैं। कई बार हो जाता है कि ब्लड में, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन गए, रुकावट हो गई। कई बार होता है कि ब्लड वेसल्स में स्पाजम आ गया, इस वजह से भी ब्लड रुक जाता है। तो उस वजह से जो ब्लड ब्रेन का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है सही से, तो उस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक इज नोन एज ब्रेन अटैक, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन आपका हार्ट अटैक कहलाता है, वैसे ये ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी में, यानी हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है,
उसमें अगर ब्लॉकेज आ गए या तो किसी प्रकार से ब्लड सप्लाई रुक गया तो उस कंडीशन में आपका हार्ट अटैक आता है। वैसे ब्रेन को अगर जो ब्लड सप्लाई रुक गया किसी भी कारण से तो उसको स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो ये बोला सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई के इंटरप्शन की वजह से। देखो स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक समटाइम्स कॉल्ड ब्रेन अटैक, इसी को ब्रेन अटैक कहते हैं, इसी को ब्रेन अटैक कहते हैं। ऑकर्स ये कब होता है, व्हेन समथिंग ब्लॉक ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कुछ पार्ट तक ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं तो उस समय होता है। व्हेन अ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन ब्रस्ट मतलब फट जाना, यानी जब ब्लड वेसल्स आपके ब्रेन में फट जाता है। विदाउट ऑक्सीजन, अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल टिश्यूज बिकम डैमेज, है ना, जैसे कि विद इन मिनट मरने लग जाते हैं। एंड स्ट्रोक ऑकर्स ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त आपूर्ति में रुकावट टू द ब्रेन लीडिंग टू ब्रेन डैमेज, उसी को ब्रेन अटैक या स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लिपिड लोअरिंग ड्रग इज यूजफुल इन द स्ट्रोक प्रिवेंशन, स्ट्रोक के बचाव के लिए कौन सा लिपिड लोअरिंग ड्रग का इस्तेमाल होता है। लिपिड लोअरिंग बताओ, जो लिपिड को कम करे। फ्रूसेमाइड, तो ये तो डायूरेटिक्स है, ये वैसा नहीं। एट्रोवास्टेटिन, हाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, डिजॉक्सिनियन, हाँ तो एट्रोवास्टेटिन यहाँ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ एट्रोवास्टेटिन हो जाएगा। जो कि एट्रोवास्टेटिन जैसे कि मान लो कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो रहा है तो उस कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम कर देता है। कौन, एट्रोवास्टेटिन, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। आंसर हो जाएगा बी। ये देखो स्टेटिन क्लास का ड्रग है, एट्रोवास्टेटिन रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रोक, दोबारा स्ट्रोक से बचाने का काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग कॉम्बिनेशन हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग डोपामिन लेवल्स बाय इनहिबिटिंग इट्स ब्रेकडाउन, यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि डोपामिन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है ना, और डोपामिन के इफेक्ट को लंबे समय तक बरकरार रखता है, कौन सा कॉम्बिनेशन। तो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, या लीवोडोपा सीओएमटी इनहिबिटर, लीवोडोपा एंटीकोलिनर्जिक, लीवोडोपा एमेंटेडिन। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग जवाब दे पाओगे। A to Z स्टूडेंट्स जवाब दे पा रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। माइग्रेन आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ पेन ऑफ विच साइड ऑफ द हेड, हेड के किस साइड में माइग्रेन का पेन होता है, हेड के किस साइड में माइग्रेन का पेन होता है। माइग्रेन आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ पेन ऑफ विच साइड ऑफ द हेड, दोनों साइड, या तो द फ्रंट ऑफ द हेड, यूजुअली वन साइड, द बैक ऑफ द हेड। तो देखो माइग्रेन तो हर प्रकार का होता है, किसी को एक साइड होता है, किसी को दोनों साइड होता है, लेकिन इस ऑप्शन में के हिसाब से ज़्यादातर कॉमनली एक साइड, अधकपारी का दर्द इसको कहते हैं माइग्रेन, माथा के एक हिस्से में दर्द होता है, ठीक है, यूजुअली वन साइड ऑफ द हेड। सी देखो माइग्रेन क्या है, माइग्रेन इज अ हेडेक दैट कैन कॉज सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा थ्रॉम्बिंग पेन मतलब है सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तेज़ी से, और पल्सिंग सेंसेशन यूजुअली वन साइड ऑफ द हेड, यानी माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें आमतौर पर सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ दर्द होता है और धक धक करने जैसा दर्द होता है, ठीक है, हाँ। अ हेडेक ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी ऑफन अकम्पेंड बाय नोजिया, लाइट से और साउंड से सेंसेशन होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर एन इस्चीमिक स्ट्रोक। अगर किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक आया, इस्चीमिक स्ट्रोक मतलब है, इस्चीमिया मतलब होता है लो ब्लड सप्लाई, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी को लो ब्लड सप्लाई हो गया तो ब्लड सप्लाई लो क्यों हुआ होगा, तो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट बन गया, तो फर्दर क्लॉट ना बन जाए, फर्दर क्लॉट ना बन जाए तो उसके लिए कौन सा ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन, तो आंसर हो जाएगा एस्पिरिन, एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट एजेंट है, क्लॉट ना बन जाए उसके लिए एस्पिरिन यूज होता है, बहुत बढ़िया, एस्पिरिन, हाँ बहुत बढ़िया। द मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज का मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स क्या है, लीवी बॉडीज, डिमाइलेशन, डोपामिन लॉस, एमाइलेट बीटा प्लेक्स। तो मेनली आपके ब्रेन में ये एमाइलॉइड बीटा प्लेक्स बनने लग जाते हैं
जिस वजह से दिक्कत आती है। तो मेन पैथोलॉजिकल फीचर है अल्जाइमर डिजीज़ का बीटा एमिलॉइड प्लेक्स, ठीक है, बीटा एमिलॉइड प्लेक्स। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो आपको खुद ही लिखना है, लेकिन मैं बता सकता हूँ किसमें क्या लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इस तरीके से आते हैं। माइग्रेन के ऊपर लिखना है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स। मेरे ख्याल से आप माइग्रेन के ऊपर भी आराम से लिख दो, किसी एक के बारे में ही लिखने आएगा। मैं तीनों को ऐड कर दिया एक ही क्वेश्चन में, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स, ठीक है। ऐसा भी होता है किसी एक के बारे में लिखो या किसी दो के बारे में लिखो, लेकिन हाँ ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइग्रेन्स के बारे में, अल्जाइमर के बारे में, पार्किंसंस के बारे में। थोड़ा सा नोट्स पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा नोट। राइट एनी टू फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में कोई दो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कौन कौन से ड्रग वगैरह चलते हैं, तो वो आपका जब अल्जाइमर पढ़ेंगे, आप अल्जाइमर के नोट्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है ना। हाँ, मेंशन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। सबका 12 में 12 सही हो गया। चलो, राइट, मेंशन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के क्या क्या लक्षण हैं, है ना, गुण हैं, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। लिस्ट डाउन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक। देखो अगर आपको इटियोलॉजिकल फैक्टर आ गया, यानी कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं स्ट्रोक के, तो स्ट्रोक में देखो मैंने इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ाया होगा जरूर, है ना। और अगर आपको स्ट्रोक के बारे में इटियोलॉजिकल फैक्टर एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो याद आ रहा है वही लिखिए, लेकिन स्ट्रोक के बारे में लिखिए कि स्ट्रोक क्या है। जैसा मैंने बताया आपको स्ट्रोक क्या है, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, ये स्ट्रोक है। जरूरी नहीं है, अगर इनकेस आपको स्ट्रोक का इटियोलॉजिकल फैक्टर एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है तो स्ट्रोक क्या है पहले वो लिखिए। अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखने आया फिर भी पहले आप ये लिखिए कि स्ट्रोक ब्रेन अटैक कहलाता है, इसमें ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से ब्रेन सेल डेड होने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक लिखना हो तो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इटियोलॉजी में क्या क्या लिखना है, तो अथेरोस्क्लोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, एम्बोलिज्म होता है, हाइपरटेंशन, एन्यूर क्या कहते हैं एन्यूरिज्म, रप्चर हो जाता है, हेड इंजरी हो जाता है, बहुत सारे आपका कारण है। तो आपको इटियोलॉजी लिख देना है। सब कुछ नोट्स में पढ़ाया गया है, आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब है राइट एनी टू फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होते हैं। फिर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में, राइट डिटेल नोट ऑन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के बारे में, स्ट्रोक के बारे में लिखना है, अच्छे से लिख दीजिए। इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी कैसे होता है, एपिलेप्सी को डिटेल में लिखना है, एंड फिर स्ट्रोक को डिटेल में लिखना है। बस यही सवाल आते हैं, इसी तरीके से होगी, है ना, और ख़त्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर नंबर 3B। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, एंड नेक्स्ट क्लास आपकी 3 PM से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।